श्याम स्कूल के लिए हर रोज़ की तरह आज भी तैयार हुआ, लेकिन आज का दिन उसके और उसकी माँ के लिए ख़ास था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। उसकी माँ रीना ने बड़े प्रेम से उसके लिए मिठाई में तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे और पूजा कराकर उससे कहा, सुन बेटा, खाना खाकर ही स्कूल जाएगा ना? तेरे लिए मैं जल्दी से पूड़ी कचौड़ी और खीर भी बना देती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? उधर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ पसंद तो है माँ, पर आज स्कूल जल्दी पहुँचना है, वरना मैं लेट हो जाऊँगा और फिर मुझे स्कूल में सज़ा मिलेगी। पर बेटा, तू सज़ा क्यों भोगता है? मैंने तुझे 10 रुपये दिए हैं ना, उसे तू रिक्शा कर और जल्दी पहुँच जा वहाँ पर। अरे तू चिंता ना कर माँ, तेरा बेटा तेरी तरह बूढ़ा थोड़ी है जो रिक्शे में बैठ कर जाए। अरे मैं जवान हो गया हूँ, दौड़ भाग कर पहुँच ही जाता हूँ, वो भी समय पर। बेटा संभल के जाया कर, मरी ये भीड़ है, मेरे दिल में खटकती करती है। अरे माँ, तू तो बेकार में डरती है, मुझसे किसी को क्या दुश्मनी होगी जो लोग मुझे बिना वजह टक्कर मार देंगे। अब जल्दी ला माँ, तू मुंह मीठा कर और मुझे मेरे स्कूल चलने दे। ऐसे तो तू जाने ना देगी, मैं भी तुझे अच्छे से जानता हूँ। अरे जाने का क्यों नहीं, हर बेटे को अपनी माँ को अच्छे से जानना चाहिए ही, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ले ये लड्डू और खीर पूरी, ये लौट के खाऊंगा माँ। तू समय से ही लौट आई हो, यार दोस्तों में मत बैठी हो, तेरी माँ तेरी राह देखेगी। और बेटा जब तक तू ना आएगा तेरी माँ भी खाना नहीं खाएगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ माँ, आज तक तूने कभी मुझे खिलाए बिना खाया है क्या? माँ के हाथ से लड्डू खाकर नितेश खुशी खुशी स्कूल के लिए घर से निकल गया। पैसे संभाल कर रख लियो और लौटते में जल्दी घर आ जाइयो, चाहे तो टेम्पो में बैठ आइयो। अरे माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊँगा, पर तू भूखी मत रही हो, अपना ध्यान रखे कर। बेटा माँ से बात करते करते नारायणी की आंखों से ओझल हो गया। वह दरवाजे पर खड़ी उसकी भोली सूरत निहारती रही। निहारती भी क्यों ना, 4-5 बच्चों के मरने के बाद बड़े दुखों से इस बालक का मुंह देखने को मिला, और अब तो परिवार के नाम पर भी अकेला नितेश ही था उसके पास। गरीबी ने सारे अरमानों पर पहले ही कुठाराघात कर दिया था। देने के लिए सिर्फ प्यार ही तो था, और बड़ा करने का लंबा इंतज़ार। गरीबी ने इंतज़ार की घड़ियाँ और लंबी कर दी थी। 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी बुढ़ापे में यहाँ वहाँ काम करके पेट पालना उसकी नियति बन चुकी थी। सोचती थी बुढ़ापे में मेरा लाडला बेटा मेरे अंधे की लकड़ी बनेगा, बस यही चाहत उसके जीने का सहारा थी। उधर नितेश भी अपनी माँ की गरीबी से वाकिफ़ था, इसी कारण वह महीनों पहले दिए 10 रुपये हमेशा संभाल के रखा करता था, कभी खर्चा नहीं करता, क्योंकि ये 10 रुपये उसके माँ के कष्टों को कुछ कम ज़रूर कर देते हैं, ऐसा वह सोचता। आज स्कूल से छुट्टी होने पर नितेश अपनी माँ के कथानुसार घर लौटने की जल्दी में था। वह जानता था कि उसकी माँ भूखी बैठी होगी। वह तेज कदमों से दौड़ भाग करता घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक रोड क्रॉस करते हुए वह तेज गति से आती कार से टकरा गया और उसके मुंह से माँ की चीख निकलती और वहीं गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा, वह बेहोश हो गया। दुर्घटना देख वहाँ जल्द ही भीड़ इकट्ठी हो गई। ट्रैफिक को रोककर उसे पास के अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही नितेश ने दम तोड़ दिया। उसके स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड को देखकर उसके घर का पता चला। एम्बुलेंस करके पुलिस वाले मृत राहुल को लेकर उसके घर पहुँचे। आसपास के लोगों ने जब उसके घर का पता किया तो उन्होंने उनके घर सूचना देने के लिए एक व्यक्ति से कहा। अचानक से रुकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर नितेश की माँ नारायणी अपनी रसोई की ओर दौड़ी और जल्दी से थाली में पूड़ी कचौड़ी रख कटोरी में खीर परोसने लगी। तभी किसी ने आवाज़ दी, अरे नारायणी चाची, सुनती हो? ये क्या हो गया? अरे बिरजू रुक, अभी मुझे कभी कुछ भी देखने का टाइम नहीं है। नितेश ऑटो से आया है, पहले इसे खाना खिला दूँ, तब तेरी सुनूंगी और देखूंगी भी। तू नहीं जानता रे, आज किसका जन्मदिन है, इसलिए ये जल्दी लौट आया। थाली में खीर
पूरी कचौरी लेकर वह बाहर आई और कहने लगी, नितेश बेटा जल्दी आ, मैं अपने राजा बेटा को अपने हाथ से खिला दूं। मेरे लाल का आज 14वां जन्मदिन है। मेरा लाला 14 का हो गया। जल्दी बड़ा हो जा बेटा, तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे लिए और जिए। नारायणी की बात सुनकर और देखकर पुलिस वाले की आंख भर आई। अपनी आंखों को रुमाल से पोंछते हुए रूंधे गले से वह बोला, लाओ चाची, ये थाली मुझे दे दो और मेरी बात सुनो। पुलिस वाले को सामने देख वह चौंक कर बोली, तुझे दे दूँ ये थाली? भला क्यों? ये तो मेरे लाल की है। तुझे खाना है तो मैं तुझे भी खिला दूंगी। आज मेरे लाल का जन्मदिन है। भले ही मैं भूखी रह जाऊं, पर आज मैं किसी को खाना देने से इनकार ना करूंगी। और क्या हुआ, पुलिस यहाँ? मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ की है क्या? अरे वह ऐसा कर तो ना सके है। ऐसा कुछ नहीं हुआ चाची, बस तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और 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 उसके हाथ से थाली छूट गई। वह उसकी तरफ दौड़ी। और क्या हुआ, क्या हुआ? वह तुमसे दूर चला गया चाची। नहीं, मेरा 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 नितेश मुझसे दूर चला गया। कहाँ गया, कहाँ है? इतने में पड़ोस के लोगों ने नितेश के शव को नीचे उतार कर रख दिया। एम्बुलेंस जा चुकी थी। नारायणी आज के दिन ये दृश्य देख अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी। वह एकटक नितेश को देखती रही और फिर अपनी फटी धोती से उसके सिर से बहने वाले खून को पोंछने लगी। ये दृश्य देखकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। सभी आस पड़ोस वाले गरीब मार से बहुत व्यवस्थित दिखाई पड़ रहे थे। किसी की समझ में ना आ रहा था कि वे अब क्या करें। तभी कुछ लोगों ने नारायणी को समझा बुझाकर वहाँ से अलग किया और नितेश का अंतिम संस्कार किया। जलती चिता की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थी, मगर नारायणी की आंखें दरवाजे को ही निहारे जा रही थी, मानो वे अभी भी नितेश के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। पूरी कचौड़ी और खीर सब कुछ बिखर चुका था। उनको खाने खिलाने वाला हमेशा हमेशा के लिए संसार से जा चुका था। नारायणी की भूख प्यासी आहें एक ही रट लगाए रहती थी कि मेरा लाडला आएगा और मुझे खाना खिलाएगा। इस तरह 2-4 दिन यूं ही बीते, मगर बूढ़ी नारायणी ने तो अपनी स्थिति बदली और ना खाना खाया। दिल पर लगी चोट ने नारायणी के जीने की आस को ही ख़त्म कर दिया और आज नारायणी भी अपने नितेश को ना आता देख स्वयं उसके पास उसे ढूंढने अंतिम यात्रा पर निकल गई। नारायणी की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी तरह उसका भी अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना उसके पड़ोसियों ने की। नारायणी को मरे कुछ दिन बीते थे। धीरे धीरे पड़ोसी इस घटना को भूलने लगे, मगर तभी एक रात महावीर को लगा जैसे नारायणी काकी आसपास कहीं नितेश को पुकार रही हैं। नितेश, नितेश, तू कब आएगा बेटा? महावीर ने चौंक कर लाइट जलाई। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। बच्चे सभी सो चुके थे। तभी उसे लगा जैसे नारायणी काकी के घर से कुछ खटपट की आवाज़ आई। अरे कौन है इधर? महावीर ने गौर से सुनने का प्रयास किया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह डर गया और उसने अपनी पत्नी को उठाकर सारी बातें बताई, मगर पत्नी को कुछ भी सुनाई ना दिया और नहीं कुछ समझ आ रहा था कि महावीर ने उससे क्या कहा। महावीर ने पूरी रात भय में डर डर के काट दी और लाइट जलाकर उसने रात जाग कर काटी थी। जब सुबह हुई उसने अपने अन्य पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने महावीर को सांत्वना दी कि वह घबराए नहीं, ये सब उसका भय है। तो कुछ ने कहा शायद नारायणी काकी की आत्मा अपने नितेश के लिए अभी भी यहाँ भटक रही है। 2-4 दिन यूं ही बीत गए। अब इस तरह की घटना नारायणी के अन्य पड़ोसियों को भी घटित होती और महसूस होने लगी। नारायणी के अन्य पड़ोसी लाला जी एक रात देर से
दफ्तर के काम को निपटा कर जब घर लौट रहे थे तो उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई चलता आ रहा है। जब उन्होंने रुककर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर तभी किसी ने पूछा, मेरा नितेश कब आएगा? लाला जी ने जब गर्दन घुमाई तो उनके होश फक्ता हो गए, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं था। पर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? वह बहुत घबराए और पसीने पसीने हो जल्दी से अपने घर में दौड़कर घुस गए। इस घटनाओं ने नारायणी के पड़ोसियों को भय के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, अभी तक किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, शर्मा जी का बेटा अपने स्कूल जा रहा था कि अचानक से टेम्पो वाले ने ब्रेक मारा। उसकी गाड़ी दुर्घटना होते होते बची। जब उस लड़के ने कहा, अंकल ऑटो ज़रा देख कर चलाया करो, तो उसने जो कहा उसको सुनकर उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोले, क्या बताएं, ये बुढ़िया भी ना पगला गई है। आते जाते रास्ते में नितेश नितेश कहकर ना जाने कब किसी वाहन के सामने आकर मर जाएगी। कुछ पता नहीं चलेगा इसका। देखते हैं ये कब तक बचेगी। लड़के ने पूछा, बुढ़िया? हाँ बेटा, पिछले कुछ रोज से ये पगली इस सड़क से तुम्हारे स्कूल तक नितेश नितेश कहकर भागती फिरती है। किसी दिन टकराकर मर जाएगी ये। पता नहीं इसका लड़का कहाँ चला गया। शायद उसी के गम में ये पागल हो गई है। मगर अंकल, कहीं वह भूत तो नहीं? भूत? तुम क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, मैंने तो उसे नहीं देखा, मगर मेरे पड़ोस में रहने वाली नारायणी दादी कुछ दिनों पहले ही गुजर चुकी हैं और उनके लड़के का नाम नितेश था। वह भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तब तो शायद। अरे बेटा, तुम यहीं उतर जाओ, तुम्हारा स्कूल नज़दीक ही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर वह टेम्पो वाला उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी इस तरह की घटना का अनुभव होता रहा और कुछ ही दिनों में वह सड़क भूतिया सड़क के नाम से इस तरह एक बूढ़ी माँ की आत्मा को अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते 3 से 4 साल बीत गए। मगर एक माँ अभी भी ये समझना नहीं चाहती थी कि एक बार जब आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकल जाती है तो वह उस शरीर और रूप को दोबारा ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन नारायणी माँ थी और एक माँ के सामने देखते ही देखते जब उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर चला गया तब वह दुखियारी कब तक गरीब मार झेलती। वह भी तो इंसान है ना। और अंत में उसने भी इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन उसने अपने लाडले की खोज जारी रखी। अंत में थक हार कर उसको समझ आ गया कि मोह ही उसके दुखों का कारण है। पुत्र मोह उसके मरने के बाद भी उसे बेचैन किए रहता है। इतने वर्ष भटकने के बाद भी वह ना तो अपने पुत्र को पा सकी और ना ही इस रूप में चैन। अंत उसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में ही भलाई समझी। वह समझ चुकी थी कि वह अब शरीर नहीं है और आत्मा यूं भला कब तक भटकेगी। इस प्रेत रूप में भटकने से दुख कम न होंगे। उसने अपने को ईश्वरीय सत्ता को सौंपने का निर्णय किया। उसने देवदूतों को कहा कि वह अब और प्रेत योनि में नहीं भटकना चाहती। दरअसल जब नारायणी की आत्मा को देवदूत शरीर के समक्ष ले गए तो उसने प्रभु से कुछ समय अपने बेटे को खोजने के लिए समय मांगा था। ईश्वर ने उसको जन्म देने से वंचित कर प्रेत योनि में भटकने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। आज जब देवदूत नारायणी की आत्मा को ईश्वर के समक्ष लेकर पुनः उपस्थित हुए तो ईश्वर ने उसके पिछले जन्म के संघर्ष, दया, प्रेम, ममता को देखते हुए उसके नए जन्म पर विचार किया। यूं कि प्रेत योनि में रहकर भी किसी को उसने नष्ट ना किया था, जिस कारण प्रभु उससे प्रसन्न थे। और फिर भगवान ने कहा, नारायणी, तुमने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर जो समर्पण दिखाया उससे प्रसन्न होकर हम तुम्हें तुम्हारे लड़के नितेश के पास भेज रहे हैं। इस जन्म में तुम नितेश की छोटी बहन के रूप में उसे अपना प्रेम देना। तुम उसे खोजना चाहती थी पर खोज ना सकी। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई रूप उसके कार्यों में दखल नहीं दे सकता। वह ना तो उन कार्यों का अनुमान लगा सकता है और ना उसको जान सकता है। इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा।
इतना कहकर उन्होंने उसे वहाँ से मुक्त कर दिया। नारायणी की आत्मा नया जन्म लेने के लिए गर्भ ग्रहण कर चुकी थी। आज मेहुल 5 वर्ष का हो गया जब उसके घर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ। एक लंबे इंतज़ार और खोज का आखिर प्रभु की कृपा से अंत हो गया। प्रभु की बातों का इस नन्ही बच्ची को कुछ समझ रहा, ठीक वैसे ही जिसे नींद के बाद कुछ मिनट तक स्वप्न याद रहते हैं। उसने नितेश को पहचान लिया। वह नितेश के साथ खेलने को आतुर रहती, उसको पकड़ने के लिए पालना में लेटी लेटी मचलती रहती। लेकिन नितेश इस बार उसको भाई के रूप में मिला, मगर पहचान ना सका। धीरे धीरे याद रूपी एहसास गुम हो गए। मेहुल के साथ उसकी छोटी बहन भी अब बड़ी हो गई। पिछले जन्म की नारायणी की अपने बेटे नितेश की तलाश इस जन्म में पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने नए जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांध जब उसने उसे लड्डू खिलाया तो दोनों को ही आज पहली बार कुछ अलग एहसास हुआ। और जब मेहुल ने अपनी छोटी बहन को 10 रुपये का नोट राखी बांधने के बदले दिया, तब भी उनके दिलों में 10 रुपये के नोट को देखकर कुछ अलग एहसास हुआ। कुछ समय दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर एक दूसरे को देखते रहे। ये धुंधली यादें शायद उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी, मगर इस जन्म में उन्हें इसका कुछ भी एहसास ना हो सका। वह फिर से मिल चुके थे, मगर एक बार फिर से बिछड़ने के लिए। हालांकि भूतिया सड़क पर आते जाते लोग आज भी डरते हैं नारायणी की आत्मा से। पता नहीं तब या कब किसको कहाँ किस रूप में दिखाई दे जाए या ऑटो में बैठ जाए, पर कौन जानता है कि उसकी आत्मा अब इस रूप से मुक्त हो चुकी है हमेशा के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है मैंने इस कहानी को। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना। शहरी चहल पहल से दूर, तमिल के मथिकेतन से दूर, एक काफ़ी आलीशान होटल में राघव, रघु और रितिका के कदम पड़ चुके थे। राघव, रघु और रितिका टीवी चैनल के लिए काम करते थे, जिनका भारत देश के अलग अलग कोनों में प्राकृतिक सौंदर्य और वनस्पति को दर्शाने के लिए प्रकृति के नाम से रात 10 से 11 के विशेष सेगमेंट आता था। प्रकृति सीरियल को लोग बड़े चाव से देखते थे। इस सीरियल में एंकर थे नवविवाहित मियाँ बीवी, 19 वर्षीय रितिका और 21 वर्षीय रघु। प्रकृति सीरियल के चल जाने से उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई थी। देश के हर हिस्से में जाकर कुछ नया तलाशना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस काम में पैसा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वे बिना थके काम कर रहे थे। आज तमिल के मथिकेतन जंगल में अपना एक शॉट पूरा करके वे इस होटल में पहुंच गए थे, क्योंकि यही जंगल के सबसे पास था। उन्होंने होटल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, गिनकर स्टाफ के 2-4 लोगों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। रघु रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति की तरफ बढ़ा। वह व्यक्ति रघु को देखकर बोला, या नमस्कार सर, क्या आप यहाँ चेक इन करने आए हैं? रघु आसपास नजर दौड़ाते हुए बोला, हाँ, इरादा तो चेक इन करने का ही था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा और कोई इस होटल में है ही नहीं। आखिर चक्कर क्या है? रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे कोई चक्कर नहीं है साहब, दरअसल आप लोग ऑफ सीज़न में आए हैं। लोग मार्च से लेकर अगस्त तक मथिकेतन के जंगलों में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अभी तो सितंबर चल रहा है, इस समय तो बिल्कुल ही आवाजाही ख़त्म हो जाती है। बस आप जैसे कुछ लोग कभी कभार आ जाते हैं, जिनके लिए हम होटल खोलकर बैठे हुए हैं। रघु बोला, अच्छा तो ये बात है, खैर हमें तो काम के सिलसिले में आना पड़ा है। रिसेप्शन ने आश्चर्य से बोला, काम? इन जंगलों में कैसा काम सर? क्या आप लोग शूटिंग के लिए आए हैं? रघु ने मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम लोग एक चैनल के लिए शॉर्ट मूवीज़ टाइप बनाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सुनकर बोला,
ओह, ये तो अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा सर, हम लोग ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं देख पाते। इंटरनेट भी यहाँ ठीक काम नहीं करता, शायद इसलिए हम आपके चैनल के बारे में जानते नहीं हैं। रघु फिर से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बस 2 कमरे दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट रघु को 2 कमरे की चाबी पकड़ाकर वहीं पास खड़े पतले दुबले 50 के आसपास दिखने वाले व्यक्ति से बोला, दास साहब, साहब लोगों को कमरा दिखा दो। दास बाबा उनके 2 बैग उठाए और एक और बढ़ चले। रघु, ऋतिका और राघव उसके पीछे पीछे बढ़ चले। पहले ही फ्लोर पर 2 कमरे एकदम आमने सामने थे, वहीं उनके कमरे थे। दास बाबा सामान वहीं रखकर रघु से बोले, कुछ ज़रूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। इतना कहकर दास बाबा वहाँ से चले गए। रघु और ऋतिका अपने कमरे में और राघव अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। राघव आराम से अपने कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटा था कि उसे रघु और ऋतिका के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी। रघु चिढ़कर बोला, ओफो ऋतिका, चैनल ने हमको बिना थके काम करने के लिए नहीं बोला है। आज कम समय के लिए शूटिंग की है तो कल थोड़ा ज़्यादा शूट कर लेंगे। वैसे भी अभी गोवा कवर करके आए थे हम, उसके बाद ये काम आ गया, कुछ तो आराम करेगा ना आदमी। ऋतिका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोली, मत भूलो कि इसी काम के कारण आज हमारे पास मुंबई जैसी जगह में अपना आलीशान फ्लैट है। हमें अभी और कमाना है ताकि सेटल हो जाएं, उसके बाद जितना चाहे उतना आराम कर लेना। रघु जानता था कि ऋतिका से बहस में वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए मुस्कुराता हुआ प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, हम लोग कल देर रात तक शूट कर लेंगे ऋतिका। मैं जानता हूँ कि तुमको इस काम में बहुत लगाव है, लेकिन फ़िलहाल खाना ऑर्डर करते हैं ना यार। इसके बाद ऋतिका भी मुस्कुरा दी। उसका कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन रघु ठीक कर देता है। रात के 8 बज चुके थे। रघु और ऋतिका खाने का लुत्फ़ उठा चुके थे। उन्होंने राघव को भी अपने कमरे में बुला लिया और वे आगे की शूटिंग प्लान करके उनके खाने के बर्तन धोने के लिए दास बाबा को बुलाया। दास बाबा बर्तन समेट ही रहे थे कि रघु ने उनकी तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, बर्तन बाद में ले जाइएगा, थोड़ा बैठिए हमारे साथ, आसपास की जगहों के बारे में बताइए थोड़ा। दास बाबा को भी रोज़ रोज़ बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, इसलिए वे भी तुरंत बैठ गए। राघव तब तक कमरे की बालकनी पर पहुंचकर ठंडी हवा के मज़े ले रहा था। जंगल के पास होने के कारण ठंडी ठंडी सुकून पहुंचाने वाली हवाएं और उनका लहराते हुए चलना आम बात थी। अचानक राघव को थोड़ी दूर पर एक ऊंची सी पहाड़ी बनी एक मंदिर नाम इमारत दिखी। इतने अंधेरे में भी वह इमारत ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण दूर से ही दिखाई दे रही थी। राघव ने मुड़कर दास बाबा से पूछा, बाबा, ये सामने पहाड़ी पर जो इमारत बनी है, ये क्या है? कोई प्राचीन मंदिर है या कोई महल या कुछ और? ये प्रश्न सुनते ही दास बाबा के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बड़ी बड़ी गोल आंखें करते हुए बोले, साहब, आप उस जंगल में कहीं भी जाइएगा, वो आपकी मर्जी, लेकिन उस पहाड़ी पर भूलकर भी मत जाइएगा। दास बाबा की बात सुनकर तीनों लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। वे दास बाबा को घेर कर बैठ गए। सबसे पहले राघव ने पूछा, वहाँ ऐसा क्या है बाबा जो आप हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? दास बाबा डरते हुए बोले, उस पहाड़ पर बनी इमारत में सदियों से एक भयानक चुड़ैल का वास है। आप जब वहाँ जाएंगे तो लकड़ी के एक अवरोध के साथ चेतावनी भी लिखी मिलेगी, लेकिन कुछ धुरंधर लोग चेतावनी को नज़रअंदाज करके वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है। दास बाबा का बस इतना ही कहना था कि राघव, रघु और ऋतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोरों से हंसने लगे। राघव हंसते हंसते दास बाबा से बोला, अरे बाबा, चुड़ैल, और वो भी आज के समय में क्या मज़ेदार बात बताई। दास बाबा चिढ़कर वहाँ से जाते हुए बोले, ठीक है साहब, चलता हूँ, आप लोग वैसे भी मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। अब तक सब लोग समझ चुके थे कि दास बाबा नाराज़ हो गए हैं। ऋतिका उन्हें रोकते हुए बोली, अरे आप तो नाराज़ हो गए बाबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दरअसल चुड़ैल वाली बात
पचानी थोड़ी मुश्किल है। ऋतिका की बात का समर्थन करते हुए राघव भी बोल उठा, और क्या बाबा, हमें लगा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि आप गंभीर हैं। प्लीज़ नाराज़ मत होइए और हमें इस चुड़ैल के बारे में और बताइए। दास बाबा ने फिर से एक कुर्सी पर बैठकर अपना किस्सा सुनाने का प्रयास किया। सर्दियों से हमारे गांव में पहाड़ी पर रहने वाली चुड़ैल के किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि चुड़ैल जवान लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी और उनके शरीर के जो अंग उसे पसंद आ जाते थे उसे वह अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर में प्रत्योरित कर लेती थी। कहते हैं कि ऐसा करके वो खुद को कई 100 सालों से ज़िंदा रखती थी। मैं जब बच्चा था तब इस चुड़ैल का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। कई लड़कियां रात में गांव से गायब हो जाती थीं और सुबह उनकी लाश मिलती थी, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहर में बसने लगे। मेरे जैसे कुछ ही लोग बच गए, लेकिन तब तक चुड़ैल का आतंक ना के बराबर हो गया था। लेकिन एक बार एक अंग्रेज़ दंपत्ति यहाँ घूमने आया था। वो लोग पहाड़ी पर घूमने निकल गए और आज तक उनका पता ना चला। धीरे धीरे टूरिस्ट ने भी इस क्षेत्र में आना बंद कर दिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि जंगल के किसी भी कोने में जाइए, लेकिन सामने वाली उस पहाड़ी पर ना जाइए। वह पहाड़ी नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। जो प्राचीन इमारत आपको दूर से दिख रही है, वहाँ उस चुड़ैल का आवास है। राघव दास बाबा से बोला, ठीक है बाबा, हम उस पहाड़ी पर शूट करने नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इस लंबी बातचीत के बाद दादा खाने की प्लेट्स लेकर कमरे से चले गए। उनके जाते ही कमरे में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तीनों पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें भी राघव सबसे तेज हंस रहा था। वह हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था और बोला, ये गांव वाले भी ना यार, न जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ बना देते हैं। अच्छी खासी जगह के बारे में भूत बंगला बना दिया उसे। अब बाबा को कौन बताए कि हम तो होटल में आने से पहले ही पहाड़ी पर 1 घंटा शूट करके आए हैं। उनके सामने तो वैसे ही अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। राघव भी हंसता हुआ बोला, हाँ भाई, पहाड़ी पर 1 घंटा घूम भी आए, और वो अजीब सा पुराना घर जिसे दास बाबा चुड़ैल का घर बता रहे हैं, हम तो उसके अंदर होके भी आए हैं और हम तो सही सलामत लौट आए। चुड़ैल तो दिखी नहीं हमको। ऋतिका अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, धीरे बोलो तुम दोनों, अगर बाबा ने सुन लिया तो फिर भाषण चालू हो जाएगा उनका। उसके बाद राघव दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर बोलता है, ओहो, बातों बातों में 11 बज गए। तुम लोग सो जाओ यार, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे शूटिंग के लिए निकलेंगे, ठीक है? गुड नाइट। इतना कहकर राघव अपने कमरे में सोने चला गया। रघु और ऋतिका भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए कमरे की लाइट बुझाकर वे तुरंत सो गए। ठीक 1 घंटे बाद रघु की आंख एकदम से खुल गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और हवा भी थमी हुई थी। हवा के थमने के कारण बहुत ही अजीब सी शांति पसर गई थी और उस शांति को तोड़ती हुई एक गिनती चल रही थी। 9, 11, 13, 15। रघु आधी नींद में था। वह ऊँगते हुए बोला, वैसे कल गिन लेना ऋतिका, फिलहाल सो जाओ। उसके इतना कहते ही गिनती बंद हो गई। रघु भी फिर से सो गया। लगभग 3 बजे उसकी आंख एक बार फिर खुली। अब भी कमरे में वैसे ही सन्नाटा पसरा हुआ था और सन्नाटे को तोड़ते हुए गिनती बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 29,901, 29,902, 29,903। इस बार रघु ज़्यादा नींद में नहीं था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने धीरे से अपना हाथ सरकाकर बगल वाला बेड एक बार चेक किया और उसके होश उड़ गए, क्योंकि ऋतिका बिस्तर पर नहीं थी, पर गिनती चालू थी। कोई कमरे में ही था और धीरे धीरे गिनती कर रहा था। रघु की धड़कनें बढ़ने लगी। वह एकदम से उठकर बैठा। कमरे में केवल एक 0 वाट का बल्ब कोने वाली दीवार पर लगा मध्यम प्रकाश बिखेर रहा था, लेकिन वह भी पूरा अंधेरा दूर करने पे असमर्थ था। रघु के उठते ही गिनती बंद हो गई थी। रघु को अपनी आंखें अंधेरे के हिसाब से अभ्यस्त करने में थोड़ा समय लगा। वह बिस्तर से उठ गया। उसने ध्यान दिया कि गिनती तो बंद हो चुकी थी, लेकिन दीवार कोने से किसी की सांसें की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं।
रघु के माथे पर पसीना था। उसने मुड़कर दीवार के उस कोने की तरफ देखा जहाँ 0 वॉट का बल्ब हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वहाँ देखते ही उसकी सांसें उसकी हलट में अटक गईं। एक 9 फुट लंबी पतली आकृति वही दीवार के कोने में खड़ी थी। उस आकृति की लाल चमकती हुई आंखें थीं। नाक इतनी लंबी थी कि थोड़ी को छू रही थी और चेहरे का मांस लटक रहा था। जैसे ही रघु की नज़रें उस आकृति से टकराईं, वह आकृति मुस्कुराई और मुस्कुराते वक्त उसके भयानक नुकीले नाखून रघु को दिखे। इतना भयानक दृश्य देखते ही वह गश खाकर बिस्तर पर बेहोश हो गया। ना जाने रघु कितनी देर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह उसे दास बाबा ने बुरी तरह से हिलाकर जगा दिया। रघु के जागते ही दास बाबा उस पर बरस पड़े। साहब, क्या आप उस पहाड़ी पर गए थे? रघु ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे रितिका कमरे में नहीं दिखी। दास बाबा ने फिर उससे पूछा, साहब, क्या आप पहाड़ी पर गए थे? रघु का ध्यान दास बाबा के सवाल पर था और नहीं भी। उल्टा उसने प्रश्न किया, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है रितिका? रघु का सवाल सुनकर दास बाबा ने चुप्पी सुधाकर सर खुजा लिया। रघु ने दास बाबा को झगड़ते हुए पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बीवी कहाँ है? रघु फिर दास बाबा को वहीं छोड़ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलते ही उसने देखा राघव राघव आंखों में आंसू भरे था। रघु ने राघव के पास पहुंचकर उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो राघव? और रितिका कहाँ है? राघव ने कोई जवाब ना दिया तो रघु दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ अपने फ्लोर से रिसेप्शन तक आ गया। वहाँ होटल के स्टाफ ने भीड़ जमा कर रखी थी। रघु भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे पहुँचा तो उसने देखा उसकी बीवी रितिका की लाश धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सर के सारे बाल गायब थे और उसकी आंखों की पुतलियाँ ऐसे फैली थीं जिसे ना जाने क्या देख लिया हो। राघव को और रघु को भी अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। वह लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे एक एक करके दास बाबा की सारी बात याद आने लगी। चुड़ैल लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी ताकि शरीर के हिस्सों को अपने शरीर में प्रतिरोधित कर सके। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रघु के दिमाग में सारा घटनाक्रम साफ होता चला गया। दास बाबा सही थे। उन्होंने भले ही पहाड़ी पर चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उनका पीछा करते हुए होटल तक आ पहुंची थी। उसे रितिका के लंबे घने बाल पसंद आ गए थे, इसलिए वह उसके बाल ले गई थी। कल रात को रघु ने जो गिनती सुनी थी वह एक एक करके रितिका के बालों को खाड़ने की ही गिनती थी। वह गिनती एक बार फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। 29,901, 29,902, 29,903। मनोज, जिसमें बहुत हिम्मत थी, लेकिन कुछ हादसे देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। डर, जो शब्द उसकी कभी ज़िंदगी में नहीं था, वो कुछ ही पलों में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। एक रात मनोज अपने दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। यार, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, सूर्या ने कहा। तो क्या हुआ, कभी कभी तो लेट होते हैं, विजय बोला। ऐसा करते हैं कि कच्ची सड़क से चलते हैं, मनोज बोला। नहीं प्लीज़ यार, कच्ची सड़क से नहीं, तुम्हें पता है ना कि रात में उस रास्ते से कोई नहीं निकलता, सूर्या ने कहा। क्यों, तुझे उस चुड़ैल का डर है क्या, विजय ने बोला। जो भी कहो, लेकिन जिस आदमी को भी वो चुड़ैल चुन लेती है वो बचता नहीं है, सूर्या ने कहा। ऐसी बात है तो अभी लो, ये कहकर मनोज ने अपनी बाइक उसी कच्ची सड़क पर मोड़ ली। चलो तो आज उस चुड़ैल से मुलाकात हो ही जाए, मनोज ने कहा। बाइक तेजी से उस कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। देखा, कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चुड़ैल तो कहीं दिख ही नहीं रही। अब तो गांव भी करीब आता जा रहा है, मनोज ने कहा। तभी एक झटके से बाइक रुक गई। अरे, इस बाइक में क्या हो गया, मनोज ने कहा। यह सब उसी चुड़ैल ने किया है, सूर्या ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा।
यार तू ज़रा तेज चला ना। चुप कर, मनोज ने कहा। ये सब उसी चुड़ैल ने किया है भाई, मान या मत मान। विजय तू लगातार किक मारता रहा यार, मैं इसके तार निकाल कर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, मनोज ने कहा। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ ईख के खेत थे जिनसे हवा चलने पर फरफर की आवाज़ निकल रही थी। सूर्या का ध्यान उन ईख के खेतों की तरफ जा रहा था। बाइक स्टार्ट हो गई। तू वहाँ क्या देख रहा है? चुड़ैल को देख रहा है क्या? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। आजा भाई चुड़ैल, हम सदियों से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये तेरा साथी सूर्या भी यही है। मनोज भी मजाक करने लगा। तभी हवा चलनी बंद हो गई और यहाँ बिल्कुल शांति छा गई। तभी उनके पास वाली ईख के खेत के कोने में आकर कोई रोने लगा। वो आ गई है, सूर्या लगभग हैरान होते हुए बोला। ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा, मनोज ने कहा और उस खेत के पास आकर चिल्लाने लगा। कौन है? बाहर निकल कर आ, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। वो रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। विजय भी वहाँ आ गया। दोनों ने थोड़ी ईख को हटाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देखा, कुछ भी नहीं है, वैसे ही डर रहे थे, मनोज ने विजय से कहा। चलो अब जल्दी से बाइक पर बैठो, मनोज ने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। वो तीनों बाइक पर बैठकर चले ही थे कि अचानक उनके सामने से कोई पाँव के घुंघरू बजाता हुआ सामने से निकल गया। वो चुड़ैल आ गई है, गाड़ी तेज भगाओ, सूर्या ने कहा। तो मनोज और विजय को भी थोड़ा डर महसूस हुआ। उसने बाइक बहुत तेज़ भगानी शुरू कर दी। वो घुंघरूओं की आवाज़ उनके पीछे पीछे बढ़ने लगी। गांव सामने ही दिखने लगा था। जैसे ही बाइक गांव की सीमा में आई तो वो घुंघरूओं की आवाज़ धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। गांव की आबादी में आकर मनोज ने बाइक रोक दी। सभी बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था ना, उस रास्ते से मत आओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी नहीं सुनी। उस चुड़ैल ने हम सभी को चुन लिया है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, सूर्या ने परेशान होकर कहा। वो जो कोई भी थी, मुझे नहीं लगता कि गांव में आएगी, और तुम सब भी इस बारे में कुछ मत सोचना और किसी से कुछ भी मत कहना, विजय ने चेतावनी देते हुए कहा। और मनोज ने भी उसका साथ देते हुए कहा। अब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। सूर्या की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। आज रात उसके यहाँ सभी लोग शादी में गए हुए थे। उसने घर की सारी लाइट जला दी और फिर अपने बिस्तर में दुबक कर लेट गया। थोड़ी ही देर में लाइट चली गई। घर में गुप्त अंधेरा छा गया। सूर्या ने जल्दी से माचिस उठाई और उसकी तिल्ली जलाकर सब तरफ देखने लगा। तभी किसी ने उसके पास में आकर तिल्ली पर फूंक मार दी। सब तरफ फिर से अंधेरा छा गया। कौन है यहाँ? सूर्या ने घबराते हुए पूछा। उसने फिर से तिल्ली जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, इसलिए वो तिल्ली नहीं जल पा रही थी। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सूर्या अंधेरे में ही छत की तरफ भागने लगा। घुंघरू की आवाज़ उसके तभी पीछे पीछे आ रही थी। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो, सूर्या हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी उसके धक्का लगा और वो छत से चिल्लाते हुए नीचे जा पड़ा। अगले दिन सूर्या की लाश शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही थी। विजय और मनोज कुमसुम से वहाँ खड़े थे। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, विजय ने धीरे से कहा। लेकिन वो चुड़ैल इस आबादी में कैसे आ सकती है? मनोज ने कहा। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है कि हम दोनों का नंबर है, विजय ने घबरा कर कहा। तो मनोज के चेहरे पर भी चिंता की लहर दौड़ पड़ी। सूर्या की लाश को शमशान से ले जाने लगे। विजय और मनोज भी पीछे पीछे आ रहे थे। सूर्या की चिता को आग लगा दी गई। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, विजय ने घबरा कर कहा। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हों ऐसा कुछ भी ना हो, मनोज ने कहा। दोनों वहाँ से लौट आ रहे थे। मनोज, तुमने सुना? विजय ने अचानक से रुककर कहा। क्या सुना? मनोज ने पूछा। वही घुंघरू की आवाज़, विजय ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, मनोज ने कहा। वो हमारे साथ ही है, विजय ने कहा
और बड़ी बड़ी झाड़ियों की तरफ इशारा किया। मनोज की भी नज़रें उस तरफ चली गईं। उन झाड़ियों में कोई था जो उनके साथ साथ चल रहा था। विजय, भाग, मनोज ने कहा और खुद भी भागने लगा। भागते भागते दोनों अलग अलग हो गए। विजय बीच जंगल में आ पहुंचा। हाफते हाफते उसकी बुरी हालत थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी किसी ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। थोड़ी ही देर उसकी भी लाश उस पेड़ की डाली पर लटकी हुई थी। मनोज भागते भागते सीधा गांव में आकर रुका। पता नहीं विजय कहाँ रह गया। मनोज ने खुद से कहा। शाम होते होते विजय के मरने की भी खबर गांव में फैल चुकी थी। मनोज को सदमा सा बैठ गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम धीरे धीरे अपने पाँव फैलाने लगी थी और मनोज की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसे पायलों की छनछने की आवाज़ आने लगी जो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने तुरंत पास में पड़ा डंडा उठा लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। पायलों की आवाज़ दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। मनोज ने तुरंत दरवाज़ा खोला और डंडे से एक तेज़ वार किया। हाँ, मर गई मैं, किसी ने बोला। तो मनोज को होश सा आ गया। उसने देखा तो पड़ोस में रहने वाली सुनीता थी। मुझे माफ़ करो, मैंने सोचा कि कोई और है, उसने सुनीता को उठाते हुए कहा। वो डंडा सुनीता के उतरते हुए लगा था तो उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, सुनीता ने भड़कते हुए कहा। मनोज का चेहरा उतरता हुआ उसने देखा। तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, सुनीता ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, ये कहते हुए उसने सुनीता को कमरे से बाहर निकालते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। मनोज कमरे में टहलने लगा। बाहर फिर से घुंघरू की आवाज़ आने लगी थी। सुनीता, जाओ यहाँ से, मनोज ने कहा। लेकिन वो आवाज़ लगातार आती रही। गुस्से में आकर मनोज ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई नहीं था। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ देर सोने की कोशिश करनी चाहिए, मनोज ने सोचा और फिर एक नींद की गोली खाकर सो गया। आधी रात उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई लेटा हुआ लंबी लंबी सांस ले रहा है। मनोज ने हिम्मत करके हाथ से टटोलने की कोशिश की। किसी का हाथ उसके हाथों में आ गया। वो बर्फ़ से ठंडे हाथ उसे महसूस होने लगे। मनोज ने उठकर तुरंत लाइट जला दी तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो घुंघरू की आवाज़ फिर से आने लगी थी। मनोज फिर कमरे में नहीं रुका। वो सीधा घर से बाहर की ओर भाग गया। मनोज को होश नहीं था, बस वो भागे जा रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। वो एक औरत थी। मनोज ने उसे उठाया। बेटे, मैं अंधी हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, मेरी मदद कर दे, मुझे थोड़ी दूर एक तालाब है, उसके पास छोड़ दे, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मनोज को दया आ गई। वो उसे सहारा देकर चलने लगा। वैसे भी अब वो घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो गई थी। तालाब पास आ गया था। मनोज का दिमाग थोड़ा चलने लगा। इतनी रात में एक अंधी औरत कहाँ से आ रही है और तालाब के पास ये क्या करेगी, मनोज ने सोचा। मनोज ने धीरे से उस औरत से अपने हाथ हटा लिए। वो औरत आगे चलती जा रही थी। तभी मनोज की नज़रें उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मनोज धीरे धीरे पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर हटने के बाद तेज़ी से मुड़कर भागने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, मनोज ने देखा तो औरत लाल साड़ी में उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तुम दूर हट जाओ मुझसे, मनोज ने कहा तो वो वहीं रुक गई। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, ये कहकर वो खिलखिलाई। मनोज वापस पीछे की ओर भागने लगा और वो फिर एक पत्थर की ओट में छिपकर बैठ गया। घुंघरू की आवाज़ पास से ही आने लगी थी। मुझे पता है कि तुम यहीं हो, उसने कहा। तब मनोज ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो उसके हाफने की आवाज़ ना सुन पाए। थोड़ी देर बाद घुंघरू की आवाज़ आना बंद हुई तो मनोज ने थोड़ी चैन की सांस ली। वो ओट में से निकलकर जाने लगा। तभी उसने देखा कि चुड़ैल उसके पास ही बैठी थी। उस चुड़ैल ने रोना शुरू कर दिया। उसकी रोने की आवाज़ से एक डर सा बैठने लगा था। मनोज वहाँ से उठकर भागा तो सामने तालाब था। पीछे से
वो चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम मुझे देखोगे नहीं, वो उसके पास आकर कहा और अपने चेहरे का घूंघट हटा दिया। उसका भयानक चेहरा देखकर मनोज डरकर पीछे तालाब में जा गिरा। उसने तालाब से निकलने की कोशिश की तो किसी ने उसके पैर पकड़ लिए थे। मनोज ने बहुत कोशिश की लेकिन वो तालाब में खिंचता हुआ चला गया और वहीं डूब गया। सूर्या का कहना सही था, वो चुड़ैल जिसको भी चुन लेती थी उसका बचना नामुमकिन था। वैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर, जो मुझे पहले लगता था कि वो चुड़ैल, डायन या भूत प्रेत छलावा इन सब के बारे में जानते हैं और इन सब को ही समझते हैं, तो मुझे इनके ऊपर ही स्टोरीज़ बनानी चाहिए। लेकिन फिर मेरे को 2-4 कमेंट आए पीछे, जिसमें कनाडा के एक घोस्ट, जिसे हम अर्बन लेजेंड भी कह सकते हैं, वेडिंगो, उसके ऊपर स्टोरी बनाने के कमेंट आए। तो मैं ये समझ गया कि आप लोगों को अर्बन लेजेंड के बारे में भी पता है और मतलब मैं अर्बन लेजेंड पे भी स्टोरी बना सकता हूँ। और अगर आपका इंटरेस्ट अर्बन लेजेंड्स पे भी है तो मैं आपको उनकी भी काफ़ी रियल घटनाएं और रियल से जुड़ी हुई घटनाएं ला सकता हूँ आपके लिए। और बाकी इस वीडियो में जो ये कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक जानकारी है आपके लिए, जो आपकी मदद करेंगी कि आपको किस अर्बन लेजेंड के ऊपर स्टोरी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊँगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी बढ़िया होंगे। मैं आपको कुछ ऐसे प्राणियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखा तो कईयों ने है, लेकिन उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इन जीवों का वर्णन अधिकतर किसी जगह की लोक कथा से संबंधित अवश्य है। मैं एक एक करके हर एक रहस्यमय प्राणी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। पहले नंबर पे आता है हमारा बिगफुट। बिगफुट के बारे में आपको कई तरह की कहानियाँ मिल जाएंगी। इसकी शारीरिक बनावट को यति यानी कि एक हिममानव जैसा बताया गया है। बिगफुट किसी हिममानव की तरह 25 फुट का प्राणी नहीं है, लेकिन एक 8 से 9 फुट का भूरे रंग के बालों से ढका हुआ प्राणी है। 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी, जिसको लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के ऑरेगन यानी ब्रिटिश कोलंबिया और वाशिंगटन के कुछ हिस्सों में देखने का दावा किया है। इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट पाइल का कहना है कि कुछ प्राचीन दंत कथाओं में आपको एक ऐसे गोरिल्ले जैसे प्राणी का जिक्र मिलेगा जो 2 पैरों पर इंसान की तरह चलता है। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि किसी ऐसे प्राणी का वजूद होने की प्रबल संभावना है, लेकिन कई बार नज़रों का धोखा होने के कारण किसी और प्राणी को भी बिगफुट समझ लिया जाता है। बिगफुट का दूसरा नाम सैस्क्वाच भी है। इस प्राणी के ऊपर कई सफल हॉरर फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे कि एग्जिस्ट, प्राइमल रेज आदि। दूसरे नंबर पे आता है अपना स्प्रिंग हील्ड जैक। स्प्रिंग हील्ड जैक नाम ये एक ऐसे प्राणी का नाम है जो सन 1837 के आसपास काफ़ी बार ग्रेट ब्रिटेन, लंदन और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में देखा गया है। कुछ लोगों द्वारा इस प्राणी को लाल आग, उगलती आंखों वाला बताया जाता है, जिसके हाथ की जगह पंजे हैं, और ये टाइट फिट वाले कपड़े पहनने वाला बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक सज्जन व्यक्ति भी मानते हैं। लोग द्वारा इसे मुंह से नीले और सफ़ेद रंग की आग उगलते भी देखा गया है। लंदन में कई बार एक इंसानी आकृति को बड़ी बड़ी इमारतों की छलांग लगाते हुए देखा गया है। लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति ऐसी छलांगें लगाता रहता है उसकी त्वचा आम व्यक्ति से थोड़ी अधिक सफ़ेद थी। 1837 में मैरी स्टीवंस नाम की एक लड़की थी। अपने माता पिता से मिलकर वो लेवेंडर हिल जा रही थी, जहाँ वो नौकरी करती थी, कि तभी एक अंधेरी गली में से निकली एक आकृति उस पर झपट पड़ी और उसको मारने का प्रयास किया। मैरी के चीखने पर वह व्यक्ति तुरंत ही वहाँ से भाग गया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति की खोज शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाद में मैरी ने बताया कि उस हमलावर ने अपना चेहरा ढक रखा था, एक लंबी सी टोपी और कोट पहन रखा था। उसने पेंजेनुमा ठंडे हाथों से उसे पकड़ लिया था। मैरी ने दावे के साथ कहा कि उसकी पकड़ किसी सामान्य इंसान की पकड़ से कहीं ज़्यादा मजबूत थी।
इस घटना के अगले दिन ही एक तांगे वाले के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। उसके अनुसार एक मानव आकृति ऊंची बिल्डिंग एवं कूदकर उसके तांगने के सामने आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में तांगे वाले ने काबू खो दिया और एक दीवार से जाकर टकरा गया और वो घायल हो गया। बाद में वो सामने खड़ा व्यक्ति बेहद तीखी आवाज़ में हंसता हुआ एक दीवार पर आम में चढ़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद से इस प्राणी द्वारा हमले की खबरें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि 9 जनवरी 1838 को लंदन के मेयर सर जॉन केवन में कई लोगों ने स्प्रिंग हिल जैक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वे कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाए। 1868 में एंडरशॉट नामक जगह का कुछ आर्मी सैनिकों का दल रात में एक व्यक्ति को बड़ी बड़ी छलांगे लेते हुए उनके कैंप के पास आता देखा। उन्होंने घबराकर गोलियां चलाई, लेकिन उस आकृति पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और वो वैसे ही लंबी छलांगे लगाता हुआ वापस अंधेरे में चला गया। कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, तो कईयों ने इन घटनाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही शरारत ही बताया है। मॉथमैन 12 जनवरी 1967 को वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लीजेंट नामक गांव में ये प्राणी पहली बार देखा गया था, जब 5 लोग रात के समय कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे। उन्हें अपने सर के ऊपर से कोई मानव आकृति उड़ती हुई महसूस हुई, जिसके मधुमक्खी जैसे लेकिन आकार में बड़े पंख थे। रात के अंधेरे में वो ध्यान नहीं दे पाए। इस घटना के 3 दिन बाद 15 जनवरी को रॉजर स्कॉर्बरी और लिंडा स्कॉर्बरी नाम के पति पत्नी ने भी एक विशालकाय 8 से 9 फीट के भूरे प्राणी को देखा, जिसका चेहरा मक्खी से मिलता जुलता था और 2 लाल चमकती बड़ी आंखें भी थीं। इस दंपत्ति के अनुसार ये प्राणी उनकी गाड़ी के ऊपर से बड़े पंख फैलाकर उड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद कई लोगों ने मॉथमैन को कई जगह देखने का दावा किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मॉथमैन के दिखने के बाद सिल्वर ब्रिज ध्वस्त हो गया और दुर्घटना में 46 लोगों की मृत्यु हो गई। आज तक जब सिल्वर ब्रिज दुर्घटना का नाम लिया जाता है तो मॉथमैन का नाम उससे ज़रूर जोड़ा जाता है। कुछ लोग मॉथमैन को परग्रही बताते हैं, तो कुछ इलाकों में सिर्फ लोगों की दिमाग की उपज बताते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, मॉथमैन की कहानियों में पॉइंट प्लेजेंट गांव के लोगों के दिमाग और दिल पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ हर साल वार्षिक मॉथमैन फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि सितंबर में होता है और पूरे 1 हफ्ते तक चलता है। शिल्पकार बॉब रॉच के द्वारा वहाँ 12 फुट की मॉथमैन की मूर्ति 2003 में बनवाई गई। मॉथमैन की कहानी का इस्तेमाल करके 2005 में द मॉथमैन नाम की एक फिल्म भी बनाई गई। दोस्तों, ये अभी मैंने आपको 3 ही लोगों के बारे में बताया है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं आपको और भी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा, शायद जिनके बारे में आपको पता भी ना हो। ओके, तो कमेंट ज़रूर करना। कहते हैं शमशान वो जगह है जहाँ पर अनेक नेगेटिव एनर्जी रहती हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच चंडाल चुड़ैल डायन ये सब बोल सकते हो, और इन्हीं नामों से उन्हें पहचाना भी जाता है। लेकिन मैंने कभी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, कभी इनके होने का मुझे महसूस नहीं हुआ, जबकि मैं तो सालों से शमशान में ही रह रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही शमशान में लाशें जलाने का काम करता हूँ। मेरा नाम काश मलंग है। लोग मुझे काशी बाबा के नाम से भी जानते हैं। काशी बाबा यानी कि मृतक शवों का संस्कार करने वाला, उनकी लाशों को जलाने वाला। मेरी ज़िंदगी शमशान में लाशें जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद लाश जलाने के साथ ख़त्म भी हो जाएगी। मैं पिछले 10 सालों से शमशान में लाशें जलाने का काम करता हूँ, लेकिन इन 10 सालों से मैंने कभी किसी नकारात्मक शक्तियों को नहीं देखा, ना कभी मैंने महसूस करा। और शायद मेरे ख्याल से यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी विश्वास ही नहीं करा, क्योंकि
मेरा ऐसा मानना था कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनसे घबराना कैसा। लेकिन मैं गलत था। लगभग 2 साल पहले की बात है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी शायद सोच ही बदल दी। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात है आज से 2 साल पहले की। तारीख थी 30 जुलाई 2020 की। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहरों के सारे लोग कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौत हो रही थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई भी व्यक्ति मरता उसकी लाश तक को उसके परिवार को दिया नहीं जाता, यहाँ तक कि दिखाया तक नहीं जाता था। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधियों को देखने ही नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और फैले। इसलिए मरे हुए लोगों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था ताकि कोई और उसके संपर्क में ना आ जाए। सुरक्षा की वजह से मरे हुए लोगों का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों से बांधकर लाया जाता था ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर से बाहर ना निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश ना कर पाएं। मैं भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांध के रखता था। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे जागकर शमशान में रुकना पड़ता था। ऐसे ही एक रात की बात है। 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान में आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थीं। वो तीनों लाशें सर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक करके चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन शवों को लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर और वार्ड बॉय तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए, मानो जैसे उन्हें वहाँ और ज़्यादा देर खड़े रहने में बेहद डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों को ये बर्ताव करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था और मैंने सोचा कि इनसे पूछूं। लेकिन आधी रात को अगर कोई शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका डरना तो लाजमी है। इसलिए मैंने भी इस बात को गौर नहीं करा और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार के क्रियाकर्मों को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में जलती लकड़ी को देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती हैं जिनकी इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो लावारिस होती हैं। ऐसे में मैं ही उनकी लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थीं, इसलिए मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चिता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे हुए शमशान में इस तरह के वातावरण को देखकर आज मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्टॉप लाइट थी जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह रहकर यह एहसास हो रहा था कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वहाँ अंधेरे के सिवाय मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। रोज़ की तुलना में
आज झिंगोरों की झिंझी की आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आ रही थीं। साथ ही दूर से कई कुत्तों की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी और साथ में उनके रोने की आवाज़ भी आ रही थी। वो आवाज़ें मेरे अंदर डर को जन्म दे रही थीं। मैंने एक घुट गले से नीचे उतारा और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झंझाड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश करने लगा। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और गटागट करके एक ही झटके में उसे अपने गले में उतार लिया। दारू पीने के बाद मेरा थोड़ा डर कम हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई मशाल को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी जगह से उठ गया। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थीं जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाई ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ा। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता में अभी आग लगने वाली थी कि तभी अचानक वहाँ तेज़ हवाएं बहना शुरू हो गईं। तेज़ हवा के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किस तरह उस धूल को अपनी आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की, ये तो मैं ही जानता हूँ। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मशाल पर पड़ी, जिसकी लो तेज़ हवा के कारण तेज़ी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त बुझ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो लो बुझ पाती, मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भेड़ दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल चिता की लकड़ियाँ भग भग कर जल उठी। चिता के जलते ही अचानक बहती तेज़ हवाएं रुक गईं, तो अब तक धूल मिट्टी हवा में चारों तरफ उड़ रही थी, वो भी धरती में समा चुकी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शमशान में आज ये हो क्या रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रोज़ की तुलना में आज शमशान में मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही थी। आज पहली बार मुझे घर जल्दी जाने की इच्छा हो रही थी। मेरे मन में ये विचार आते ही मैं तुरंत दूसरी चिता की ओर बढ़ा और मुड़ा और उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी, उस चिता की लकड़ियाँ फट से जल उठी, मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफ़ी तेज़ी से चलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पतरे तक छूने लगीं। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नज़ारा देख रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के मेरी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके बाद उसकी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। लाश को जिंदा होकर देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरा शरीर डर के मारे थरथर कांपने लगा, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। वो चिता अब पूरी तरह से जल चुकी थी। चिता की आग अब पूरी तरह से बची चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा। मैंने देखा उस चिता पर हुई लाश अब पूरी तरह से जल चुकी है। उसकी हड्डियां मैं साफ साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह लाश को घूरने के बाद
मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लगे। कल रात को जो मैंने देखा था, क्या वो सच था? वो क्या था? वो भूत था, प्रेत था या पिशाच था? आखिर क्या था वो? मरी हुई लाश आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? यही सारे सवाल मेरे अंदर उठने लगे, जिनका जवाब शायद मैं आज तक खोज नहीं पाया। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट करना ज़रूरी है।